ठीक है, स्टार्ट। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। बेटा ये कहानी पालमपुर गांव की है, लेकिन पालमपुर गांव एक्चुअल में कोई गांव है नहीं। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसे अर्थशास्त्र के टॉपिक्स को समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको पहले ही बता रखा है कि भाई एक काल्पनिक गांव पालमपुर को इसको मूल आधार बनाया गया है कि भाई पालमपुर कोई कहानी है नहीं, काल्पनिक कहानी है। ठीक है, पालमपुर के अंदर जो मुख्य क्रिया है, आपसे पेपर में पूछता है कि भैया पालमपुर के अंदर मुख्य क्रिया क्या है, तो बच्चे यही लिखा है। देखो पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जिसे हम गैर कृषि क्रियाएं बोलते हैं बच्चे, वो अलग अलग दे रखी है। जैसे विनिर्माण करना, डेयरी हो गया, परिवहन हो गया, ये सब भी काम होते हैं, लेकिन इनका जो स्तर है ये लिमिटेड, कहते हैं ना लिमिटेड होते हैं काम। लेकिन जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा मुख्य स्तर पर पाई जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं हेतु विविध प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जो बच्चे गैर कृषि के काम होते हैं वहाँ पे अधिक संसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या तरीका बच्चे, पालमपुर की कहानी से हम लोग जानेंगे कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए अलग अलग संसाधन किस प्रकार के संयोजित होते हैं। ठीक है, अगला बोल रखे बच्चे, देखो पालमपुर एक ऐसा वेल सेटल्ड गाँव है, वहाँ पे ना हर चीज़ की सुविधा है। अब वो गाँव है वो एक बड़े गाँव से जुड़ा हुआ है और एक छोटे गाँव से जुड़ा हुआ है। बच्चे बड़े गाँव का नाम है रायगंज और जो छोटा गाँव का है बच्चे उसका नाम है शाहपुर। याद रखना, यहीं से आंसर क्वेश्चन बनता है। बड़ा गाँव है रायगंज और छोटा गाँव है शाहपुर से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग पर गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, मतलब वही उन जो रास्तों से जुड़ा हुआ है वहाँ पे परिवहन चलते हैं। परिवहन क्या क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, बैलगाड़ियाँ हो गई, भैंस बग्घी हो गए, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जाते हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि गांव के अंदर लगभग कितने परिवार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा देखो, इस गांव में अलग अलग जातियों के तकरीबन 450 परिवार पाए जाते हैं। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब जो भूमि के स्वामी है, जिनकी खुद की भूमि है बेटा, वो ऐसे 80 परिवार पाए जाते हैं। और उनके मकान हैं बच्चे, वो कुछ बहुत ही बड़े 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 मकान हैं, ईंट सीमेंट से निर्मित है। और जो पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति के दलित लोग हैं, उनके संख्याएं कुल आबादी के 1/4 हिस्सा है केवल। और वे गांव के कोने में बहुत छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। मतलब वो घर पक्के नहीं बने, सीमेंट के नहीं है, टूटे फूटे मकान हैं, मट्टी और फूस से बने हुए हैं। ज़्यादातर घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों हेतु किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई पालमपुर गाँव बहुत वेल सेटल्ड गाँव है, वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा पाई जाती है। वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे विद्यालय भी है बच्चों के लिए, और स्वास्थ्य केंद्र भी बने हुए हैं। निजी भी अस्पताल भी और सार्वजनिक अस्पताल भी पाए जाते हैं, जहाँ पर मरीजों का उपचार किया जाता है। देखो इसमें लिखा है, किसी काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विविध प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। कि भैया जो जो पालमपुर गाँव की कहानी जो आपको दे रखी है, वो एक्चुअल में आपको इसलिए दे रखी है कि ताकि आप गाँव की गतिविधियों को डीपली जान सकें, ब्रीफ में समझ सकें। भारत के गाँव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधियाँ, कि भारत के अंदर आपको सबसे पता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कृषि का होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन हो गया, दुकानदारी आदि भी सम्मिलित होते हैं। गांव के अंदर केवल कृषि नहीं होती है, गैर कृषि के कार्य भी होते हैं। ठीक है, जैसे दूध के लिए डेयरी हो गया, दुकानदार हो गए, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और परिवहन चलते हैं, है ना, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। हम उत्पादन के विषय में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन्हें 2 तरीका की क्रियाओं पर विचार करेंगे। 2 क्रिया हो गई, एक तो कृषि क्रिया होती है, गैर कृषि क्रिया होती है, और उन सबको हम एक एक करके आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक बच्चे देख रखा है, देखो उत्पादन का संगठन। उत्पादन का प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। कि बोला गया है कि उत्पादन होता है क्या है, कि भैया उत्पादन एक ऐसी क्रिया होती है जिससे वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है लोगों की संतुष्टि के लिए। ठीक है, हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं तो उसका प्रोडक्शन हो रहा होगा ना, तो उसी को हम उत्पादन कहते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, इसमें लिखा है, प्रथम आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। अब मैं आपसे बोलूँ, प्रोडक्शन हाउस के अंदर, मतलब कोई भी उत्पादन क्षेत्र के अंदर सबसे पहली प्रथम चीज़ होती है बेटा भूमि की। हम प्रोडक्शन करेंगे कहाँ, उत्पादन करेंगे कहाँ बच्चे, वो भूमि पर होती है। तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, और जैसे कृषि के, अब मान लो कृषि है, कृषि के लिए हमें भूमि चाहिए, और क्या भूमि सिर्फ इनफ है, नहीं, हमें जल चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए। दूसरी ज़रूरत है श्रम। पहली ज़रूरत क्या आती है भूमि, दूसरी ज़रूरत क्या आती है श्रम, अर्थात जो लोग वहाँ कृषि क्षेत्र पर कार्य करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है।
भैया देखो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो केवल पढ़े लिखे कर पाते हैं। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन हेतु आवश्यक श्रम प्रदान करता है। मतलब आपको मतलब कृषि के अंदर पढ़े लिखों की भी आवश्यकता होती है और जो गैर पढ़े लिखे उनकी भी आवश्यकता होती है, जो शारीरिक रूप से बल लगाकर अपना कार्य करते हैं। ठीक है। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी यहाँ पे होती है बच्चे कैपिटल। कैपिटल माने वह बेटा, कैपिटल माने वह पैसा होता है जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी को हम लोग बेटा भौतिक पूंजी कहते हैं। अर्थात उत्पादन के हर स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी तरह की पूंजी के तहत कौन कौन सी मदद आती है? इसका मतलब आपको जब आप पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं तो उससे आपसे बेनिफिट क्या होते हैं? तो आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे आप औजार खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं, भवन मतलब पूरा ना बिल्डिंग, ये सब पैसों से ही होते हैं। अगर मैं नॉर्मल ऐसी बात करूँ तो कंप्यूटर, जनरेटर, ये सब भी बेटा पैसों से ही आती है इसको। ठीक है। अब पूंजी भी बच्चे, अब आपको बताती हूँ, पूंजी का एक पूंजी होती है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी होती है बच्चे जो लंबे समय तक टिक जाती है। जैसे आपने आप देखो, आपने कृषि के लिए भूमि खरीदी तो बच्चे लंबे समय तक चलेगी, इसलिए हम कहेंगे स्थायी पूंजी। आपने क्या करा, कंप्यूटर खरीदते, घर में कंप्यूटर खरीदते हैं, एक या 2 दिन में इस्तेमाल करके नहीं छोड़ देते, वो लंबे समय तक चलता है। तो ये भी स्थायी पूंजी, जो लंबे समय तक टिके रहे वही स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं भौतिक पूंजी से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला पढ़ लिया कि भैया औजार, मशीन, भवन खरीद सकते हैं। कच्चा माल और नगद मुद्राएं, जैसे अब कृषि है, उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है। सही बात है भाई, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो बहुत सारे कच्चा माल चाहिए, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए लाने वाली मृदा देखो कच्चा माल। अब हमें बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के अंदर, अब मान लो बिजनेस है या कोई किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है, शर्ट की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे मुझे कच्चा माल क्या क्या चाहिए? धागा चाहिए, सुई चाहिए, बटन चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये मेरे लिए कच्चा माल है। वो कच्चा माल बेटा भौतिक पूंजी से ही प्राप्त होता है। तो सबके लिए सबका कच्चा माल अलग अलग होता है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। जो बच्चे कच्चा माल और नगद पैसे होते हैं कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि वो कार्य करने के लिए आवश्यकता होते हैं। औजार, मशीन तथा भवनों से पृथक चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान खत्म हो जाती हैं। एक छोटी आवश्यकता भी होती है जिसको हम अपने उपयोग हेतु